अब इन्हीं पांचों टूल्स की कुछ एडवांस टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इन तमाम टूल्स को रिमूव कर देता हूँ। तमाम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए जस्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स जो है रिमूव करें। नाउ सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करते हैं अगेन, और इस स्क्वायर के अंदर मैं इसके जूम साइज को बड़ा करता हूँ ताकि मैं बेहतर तौर पे इसको देख सकूं और उस पर काम कर सकूं। तो मैंने इसके लिए यहाँ से जूम का टूल लिया और अपने ऑब्जेक्ट की रेंज बना ली एग्जैक्टली। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से मुझे नजर आ रहा है। अब बात मुझे ये करनी है कि ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं और स्ट्रेट हैं, इसलिए ये स्क्वायर लग रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हों वो थोड़े से राउंड हो जाए। तो इसको राउंड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर का हमारा लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस, ये हमारा राइट रेक्टेंगल कॉर्नर है लाइक दिस, इसी तरह से ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे इसके कॉर्नर्स चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ से आप देखें इसके कॉर्नर्स को जैसे ही एरो को मूव कर रहा हूँ इसके कॉर्नर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसके कॉर्नर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, जो राउंड शेप्स बन रहा था वो अब नॉर्मल हो रहा है। जीरो जो है वो खत्म कर देगा और आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 नंबर ऐड करता हूँ। आप देखें चारों कॉर्नर्स जो है वो इसके राउंड हो गए और एटलीस्ट 50 पिक्सल्स तक जो है वो ये राउंड शेप्स मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज को गौर करने से ये अंदाजा हो रहा है कि जो भी काम हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हैं वो चारों के ऊपर इफेक्ट कर रही है, ठीक है। मैं सिर्फ इस कॉर्नर को यहाँ से टर्न करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 50% इसको राउंड करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली ये चारों के ऊपर इफेक्ट्स आ गया। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर को आप अपनी मर्जी से चेंज करें, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम जो है वो क्लोज करते हैं, राउंड कॉर्नर टुगेदर, इस पे जस्ट एक क्लिक करते हैं। देन उसके बाद अब आप जिस भी कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं जस्ट उस पर नंबर ऐड करके एंटर करें। अब आप देखें सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बाकी तमाम जो उसके कॉर्नर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ, इसको भी 50% मैंने राउंड किया, ये देखें सिर्फ 50% आ रहे हैं। तीसरे कॉर्नर पे आ रहे हैं मैं इसको 25% तक सिर्फ राउंड करना चाह रहा हूँ और फोर्थ कॉर्नर को मैं 25% तक राउंड करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है और इसके चारों कॉर्नर्स को अपने हिसाब से हमने एडजस्ट किया। और अगर मैं चाह रहा हूँ टुगेदर एक साथ तमाम के कॉर्नर 0 हो जाएं, तो मैंने एक पे 0 डालकर एंटर किया, तमाम के कॉर्नर्स आप देखिए एक साथ 0 हो गए। प्लस जब हम रोटेट करते हैं तो इस रोटेट की मदद से इसको कोई शेप भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके जूम को पहले ठीक करना है ताकि मैं एक फ्रेम बनाने की कोशिश करूं इस स्क्वायर की मदद से। तो जूम को ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जूम टूल पे चले जाएं और यहाँ पर थर्ड लास्ट टूल है जूम टू पेज, जिसकी शॉर्टकट है शिफ्ट F4। या तो आप टूल की मदद ले लें या फिर आप अगर जूम बड़ा है तो शिफ्ट F4 कर दें, यानी शॉर्टकट की को प्रेस करें, आपका पेज का साइज जो है वो ठीक हो जाएगा। अब मुझे काम ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने इस वक्त बनाया है इसको एक फोटो फ्रेम या एक फिश टैंक का फ्रेम जो है वो बनाना मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने जस्ट एक सिंपल फ्रेम ड्रॉ किया। इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाने से हमें फायदा ये होगा कि हमें सेम साइज और सेम प्रॉपर्टी का एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल D है, अदरवाइज आप एडिट के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर डुप्लीकेट की कमांड को यूज करते हैं। तो फिल वक्त मैंने ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दी। देन उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल एक और ड्रॉ करता हूँ और बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी साइज जो मेरी फिश टैंक की पहले से फ्रेम बनी हुई है उसकी साइज के हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ। जूम साइज अगर सेट नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट साइज अगर ठीक नहीं हो रही है तो मैं जूम की मदद से उसको एग्जैक्टली देख सकता हूँ और एरो टूल की मदद से उसकी साइज को सेट कर सकता हूँ। साइज को सेट करने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा अप करना है, इसको 3D शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने इसके एजेस को ऊपर की तरफ कर दिया। सिमिलरली इसकी डुप्लीकेट ली, कंट्रोल D, इसको सेकंड कॉर्नर की तरफ मूव किया, मैच कर दिया बिल्कुल, और टॉप वाली फ्रेम को लेकर
इसके साथ मैच कर दिया, जो हमने डुप्लीकेट पहले ही सेम साइज की बना के रखी हुई थी। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ कि एक सिंपल फिश टैंक हमारा तैयार हो गया। जस्ट हमने वही टूल यूज किया, टेक्निक हमारी थोड़ी सी चेंज हुई। कैसे हमें यूज करना है, कहां हमें यूज करना है, ये आइडिया हमने थोड़ा सा लगाया, ऑब्जेक्ट हमारा तैयार किया। अब ऑब्जेक्ट को तैयार करने के बाद इसमें एक जो बेसिक प्रॉब्लम आएगी वो इसको मूव करने की आएगी, या इसको रीशेप, साइज छोटा बड़ा करने की आएगी, क्योंकि ये 4 डिफरेंट शेप्स की मदद से बनाए गए। तो जब मैं एक को मूव करूंगा तो दूसरे के ऊपर दूसरा अपनी जगह फिक्स है, दूसरे को मूव करता हूं तो तीसरा फिक्स है, ठीक है। तो मैं इन चारों को जो है वो एक साथ कैसे सेलेक्ट करूं या मूव करूं, तो इसका आसान तरीका यह है कि आप एरो का टूल सेलेक्ट करें, इस फिश टैंक की रेंज बनाइए। रेंज बनाने से ये चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। देन टॉप पर एक टूल हमें नजर आता है ग्रुप, हम उसे ग्रुप में डाल दें। ग्रुप का शॉर्टकट है Ctrl+G, आप प्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ग्रुप में कन्वर्ट करने से आपको फायदा ये हुआ कि अब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक हो चुका है। मूव करेंगे, चारों इसके ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल टूल, और सर्कल टूल्स में क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और उसको कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। सर्कल टूल की मदद लेकर जब मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट चूंकि ये क्लोज है तो वो ऑब्जेक्ट जो क्लोज होंगे उसमें कलरफुल हो सकता है। तो सर्कल प्रॉपर्टी में 3 शेप्स है, पहला सर्कल, दूसरा पाई और तीसरा ओपन शेप है जिसके अंदर कलर नहीं होता। जब हम पाई बनाते हैं तो सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ट की शक्ल बन सकती है। दूसरा, आपने कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर पैकमैन देखा होगा, जो गेम्स वगैरह में यूज होते हैं शेप, तो वो पैकमैन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पैकमैन का माउथ ड्रॉ किया। आउटलाइन कलर मुझे खत्म करना है तो मैंने नो कलर पर राइट क्लिक किया, ये आउटलाइन कलर मैंने खत्म कर दिया। कि वो जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कलर ना चाहिए हो तो आप व्हाइट कलर डालने की जगह नो कलर सेलेक्ट करें। नो कलर कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर इटसेल्फ एक कलर होता है। तो बेस्ट हमेशा ये है कि आपको अगर कलर नहीं चाहिए तो नो कलर दें। अब पैकमैन का जो फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए, ठीक है। लाइक फिश का फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए। तो ये फेस, उसका माउथ जो है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, तो हम लोग इसके डॉट को लेकर इसके शेप को चेंज करते हैं। ये जो व्हाइट रंग के डॉट होते हैं ये आमतौर पे नोट कहलाते हैं, इसको कहते हैं नोट। इस नोट की मदद लेकर हम ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, अगर आपको ये व्हाइट रंग के डॉट नजर आ जाए तो इसका मतलब इसमें नोट अवेलेबल है, आप उसको रीशेप कर सकते हैं। और अगर ये व्हाइट रंग के डॉट नहीं आ रहे हैं आपके पास तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी सर्कल के अंदर से 2 नोड आ रहे हैं, आपको ज्यादा चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आगे टाइम टू टाइम डिस्कस होती रहेंगी। फिलहाल मैं इसके माउथ की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने एरो के टूल के नीचे सेकंड एक टूल है शेप टूल, उसको सेलेक्ट किया। शेप टूल को सेलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो चेंज हो गई। इसमें जो ब्लैक डॉट आ रहे थे साइज को बड़ा छोटा करने वाले, वो शेप चले गए और सिंपल नोट हमें क्लियर नजर आ रहे हैं। मैंने टॉप नोट को लिया और इसको मैं मूव करा। अब इसको मूव कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपका एरो, ये ब्लैक रंग का जो एरो है मेरे पास, ये शेप के अंदर से चल रहा है तो शेप इस वक्त क्लोज है। अगर ये ब्लैक रंग का डॉट, मेरा माउस देखें इस वक्त पेज के बाहर, शेप के बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। तो ये ख्याल रखना कि जब आप शेप को मूव करेंगे तो अगर आपका माउस शेप के अंदर चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट क्लोज होगा तो कलर भी दिखेगा। अगर आपका एरो बाहर से चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट तो उसकी शक्ल तो चेंज होगी लेकिन उसके अंदर के कलर आप गायब हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। नाउ मैंने पैकमैन का फर्स्ट फेस इसको ड्रॉ किया, सेकंड फेस ड्रॉ किया। ये ऑब्जेक्ट के माउथ को मैंने बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही किया। एरो का टूल सेलेक्ट किया, ये दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ गया। फाइनली मैं इसकी आई बनाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया
उसका कलर मैंने वाइट फिल कर दिया, या व्हाटएवर कलर जो भी मुझे चाहिए वो मैंने कलर फिल कर दिया। तो मैंने एक सिंपल पैकमैन शेप जो है वो ड्रॉ किया। इसको ग्रुप में डाल देते हैं, रेंज बनाई इसकी, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, Ctrl+G शॉर्टकट है, उसकी मदद से मैंने ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डाल दिया। थर्ड जो शेप हमने डिस्कस किया था वो ड्रॉ एंड कॉलम का ग्राफ पेपर टूल था। ग्राफ पेपर टूल में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इसकी रॉ और कॉलम की साइज को कम और ज्यादा इंडिविजुअल नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स और 3 रॉज आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि 3 रॉज की जगह नीचे 2 रॉज और आ जाए, तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आप इसमें रॉज ऐड नहीं कर सकते। लाइक दिस, यहाँ पर देखें दिया हुआ है कॉलम्स और रॉ, तो मैं यहाँ पर मजीद कॉलम्स देखें ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉज ऐड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट को वंस ड्रॉ करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम्स की नीड है, कितनी रॉज की नीड है, देन आप उसको ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली शेप आपका प्रॉपर ड्रॉ होगा। देन इसके बाद टूल है हमारे पास पॉलीगन टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का टूल है बिकॉज के इस पॉलीगन टूल के अंदर नोड बहुत ज्यादा है, और जब ऑब्जेक्ट के अंदर नोड ज्यादा होते हैं तो उसको उसकी शक्लों को बदल सकते हैं, उसको नए फेस के अंदर हम डाल सकते हैं। फिलवक्त हमने ऑब्जेक्ट को पॉलीगन के अंदर ही रखा हुआ है और इसके 5 कॉर्नर्स आ रहे हैं। एरो का टूल ले लिया मैंने, इसके 5 कॉर्नर्स की जगह मुझे इसके 6 कॉर्नर्स चाहिए, हमने इसके कॉर्नर्स बढ़ा दिए। हमें इसके कॉर्नर्स कम करने, हमने इसके कॉर्नर कम कर दिए। इसको स्टार शेप में कन्वर्ट करना है, इसको स्टार में मूव कर दिया। स्टार के कॉर्नर बढ़ाने, हम उसको कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पॉलीगन शेप में ही रखता हूँ और इसके कॉर्नर्स बढ़ा देता हूँ, लाइक 15 कर देता हूँ, और यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करके किसी भी नोड को लेकर इसके अंदर मजीद चेंजिंग्स कर सकता हूँ। लाइक इसके स्टार्स देखें मैंने यहाँ से चेंज किए, स्टार कितना डेप्थ हो, डिप कितनी होगी इसकी, कितना, अगर फॉर एग्जांपल अंदर की तरफ नहीं इसको मूव करना है, इसको बाहर की तरफ मूव करना है, तो उसको नए शेप दे सकते हैं। तो जितने ज्यादा इसके अंदर शेप्स अवेलेबल हैं, एरोज नोड अवेलेबल है सॉरी, आप उसको उतना ही खूबसूरत डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं शेप टूल की मदद लेकर। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता हूं, और क्रॉस करने के बाद अब इसमें लाइक कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट के कलर्स हम अपनी मर्जी से चेंज करें। एक प्रॉपर और खूबसूरत शेप जो आमतौर पे आपको डिफरेंट डिजाइन के अंदर यूज करना अगर हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप इस पॉलीगन टूल की मदद से आप बना सकते हैं। पॉलीगन टूल के बाद नेक्स्ट है स्पाइरल लाइंस। स्पाइरल लाइन मैंने आपको बताया था जस्ट सिंपल वेव की तरह है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें लाइनों की क्वांटिटी है, कितनी लाइंस ड्रॉ है। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल 4 लाइंस है। इन लाइन को हम चेक करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, और ये लास्ट में 4। और हर सर्कल के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है। ठीक है, आप देखें हर सर्कल का जो स्पेस है वो इक्वल है। अच्छा, अगर इसकी भी लाइनों को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बाद में ड्रॉ करने के बाद आप इनकी लाइनों को बढ़ा नहीं सकते। ड्रॉ करने से पहले आप इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करें, कितनी लाइंस स्पाइरल की आपको चाहिए, आप वो डिफाइन करें और देन ड्रॉ करें। चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओपन है इसलिए इसमें सिंपल क्लिक करने से कोई कलर फिल नहीं होगा, लेकिन आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। स्पाइरल लाइन की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लाइनें बिल्कुल वैसी ही ड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि ये नजदीक से स्टार्ट होकर दूर जाकर खत्म होगा। इसका जो सर्कल है वो नजदीक से स्टार्ट होते 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 इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और लास्ट सर्कल जो है वो बिल्कुल दूर तक चला गया। इसमें भी नोट अवेलेबल है, और हम देख चुके हैं कि जब नोट अवेलेबल होगा तो हम ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से उसके पॉइंट को कहीं भी रख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग टेक्स्ट टूल के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉरल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टूल्स में टेक्स्ट टूल भी एक टूल है। इस टूल की मदद से डेफिनेटली हम
टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट की आपको ज़रूरत है, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी इस टूल की मदद से पूरी हो सकती है। टेक्स्ट लिखने के दो डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें और अपने पेज पर जाइए और जस्ट सिंपल क्लिक करें, और फिर उसके बाद जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लाइक वेलकम। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम उसको रेंज में लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट से रिलेट टूल्स मौजूद हैं। अगर ये टूल की लेयर आपको नजर ना आए तो आप विंडो में जाते हैं, टूल बार्स में, और यहाँ से टेक्स्ट टूल बार को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करते हैं। अदरवाइज आमतौर पे ये प्रॉपर्टी विंडो में से खुद से टूल आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहला टूल, आप फॉन्ट फेस उसका चेंज करते हैं, लाइक जिसे हम आम जबान में राइटिंग कह सकते हैं। टेक्स्ट की राइटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम टेक्स्ट की साइज को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना चाहें वो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, और इन्हीं टूल्स पे क्लिक करके इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ हमने लिखा है, जो कि हम अब थोड़ी देर में लिखेंगे, तो हम उसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर बुलेट्स अप्लाई किए हैं तो हम उसके इंडेंट को आगे और पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंडेंट का सिंबल आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर खत्म किया। हम फॉर्मेट टेक्स्ट में जा सकते हैं, जहाँ से हम उसकी मजीद साइज, स्टाइल और फॉन्ट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एक कंप्लीट फॉर्मेटिंग एरिया आपके पास अवेलेबल है, वन विंडो ऑपरेशन है। आप यहाँ से जाके तमाम चीज़ों को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को अंडरलाइन, स्टैरिक आउट वगैरह कर सकते हैं। अपर केस करना है, स्मॉल केस करना है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट करना है, ये डिफाइन कर सकते हैं। ये तमाम बेसिक टूल्स हैं जो कैरेक्टर में अवेलेबल है। इसके बाद अलाइनमेंट उसकी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइन के दरमियान, वर्ड के दरमियान स्पेसिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। और हम अगर कॉलम, पैराग्राफ स्टाइल यूज करना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इफेक्ट्स को देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। तो इन तमाम एरियाज को हम एक ही विंडो ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट टूल को यूज करते हैं, एडिट टेक्स्ट को, तो हम उस विंडो के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं। जबकि इसके नीचे की तरफ जो टूल्स अवेलेबल हैं वो टेक्स्ट को ढूंढना, रिप्लेस करना, स्पेलिंग चेक, चेंज केस वगैरह से रिलेट कमांड से, जो मैक्स वर्ड जिन लोगों ने किया हुआ है, ये तमाम टूल्स उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट नहीं किया हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट के ट्यूटोरियल्स को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें, तो इन तमाम टूल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। फाइनली हम टेक्स्ट को ओके करते हैं। ये टेक्स्ट हमारा टाइप हो गया, और यहाँ से एरो के टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट हमने अपने स्क्रीन पर जो है फाइनली देख लिया। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अब मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कलर का टूल अवेलेबल है जिस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। मेरे टेक्स्ट की राइटिंग जो है, सॉरी कलर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो हम कलर चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट टूल की मदद से। सेकेंडली, टेक्स्ट लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप रेंज बना लें। रेंज बनाने के बाद इस लिमिटेड एरिया के अंदर ही टाइपिंग होगी, और आपको ये सम टाइम जो है वो ये परेशानी भी हो जाती है, सम टाइम ये जो है वो अच्छी बात भी हो जाती है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना है। अगर आप एक लिमिटेड एरिया में काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपल क्लिक करें और जो कुछ भी आपको टाइप करना है वो टाइप करें। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर, लाइक आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आपको टाइपिंग करनी है, तो आप बाकायदा तौर पे रेंज डिफाइन करें और देन उसके बाद टाइपिंग करें। उससे आपको फायदा ये होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब टाइप कर लेंगे तो टूल्स जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो तो वैसे ही अप्लाई होंगे, यानी हम इसको रेंज में लेकर इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। तमाम टूल्स इसके ऊपर आप देखें वैसे ही अप्लाई हुए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आमतौर पे ये आता है कि लिखने के बाद जब हम बाहर किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ ये रेंज हमें नजर आ रही होती है।
अच्छा, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदा ये है कि आप जब इसकी बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इसकी साइज़ को मज़ीद अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए हम लोग कंट्रोल F8, कीबोर्ड में एक बटन है हमारे पास कंट्रोल F8, हम वो बटन प्रेस करते हैं। बटन एक दफ़ा प्रेस करने से वो लाइंस जो आउटलाइन थी वो हमारी ख़त्म हो गई और वो वापस भी आ जाती है उसी तरह से कंट्रोल F8 प्रेस करने से। और इसका जो मेन्यू है वो है टैग्स, और यहाँ पर देखें दिया हुआ है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कंट्रोल F8। तो आप जब कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपका फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेक्स्ट के लिए एक रेंज बनाते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट होगा। और या तो फिर आप टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि मैं टेक्स्ट पे बॉक्स पे पहले क्लिक करता हूँ, देन उस पर राइट क्लिक करके या फिर फाइल के टैब में जाकर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर लोकेशन में दे रहा हूँ डेस्कटॉप और फाइल का नाम है मेरी दी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया। आप देखें उस एग्जैक्टली रेंज के अंदर ही मेरा टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब फिर उसके बाद बाकी तमाम फॉर्मेटिंग हम उसी तरह से कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट की साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको करना है वो आप परफॉर्म करें। अगर आपको इसकी साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। और अगर फाइनली आप चाहते हैं कि इसकी ये बॉर्डर ख़त्म हो जाए तो उसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल F8 बटन प्रेस करें। इससे ये टेक्स्ट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है।